कि हम यहाँ मान्यवर काशीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं मान्यवर काशीराम साहब के गुरु परम पूज्य बाबा साहब को 2 लाइनों से नमन करूंगा कि बाबा तुझे इंसान कहूं ये तेरा अपमान है, कि बाबा तुझे इंसान कहूं ये तेरा अपमान है, और तुझे भगवान कैसे कहूं क्योंकि तू तो भगवानों का भी भगवान है। बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि बहुजनों के मसीहा को बाबा साहब कहते हैं, और जिसने बहुजनों के लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया, जो न रुका न झुका न बिका, उसे मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं। साथियों, सर्वप्रथम मान्यवर काशीराम साहब के जन्म दिवस पर मैं आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग आज 15 मार्च 2017 को जिस तरीके का परिदृश्य बना है, उस परिदृश्य को, उस सिचुएशन को देखते हुए इतनी भारी मात्रा में यहां इकट्ठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार नारा हो जाए, जय भीम, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब। साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि अब बड़ा मुश्किल समय आने वाला है, और खास तौर से 11 तारीख को जो हुआ है, उससे हमारे समाज के लोगों का बहुत हद तक मनोबल टूटा भी है, निश्चित रूप से। लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम आपको बताएं कि देखिए, एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे नील मैकेंजी, बहुत बड़े दार्शनिक थे। वो कहा करते थे, उन्होंने अपने शोध के द्वारा एक चीज निकाली थी। उन्होंने कही थी कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसके विचार जिंदा रहते हैं। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला, कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए, और जब बाबा साहब की बौद्धिक स्थिति जब उस स्तर पर पहुंची, तो बाबा साहब ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि व्यक्ति भी मर जाता है, व्यक्ति के विचार भी मर जाते हैं, अगर उन विचारों का सही ढंग से सही समय पर प्रचार प्रसार ना किया जाए तो। बात को समझ रहे हैं? अगर उन विचारों का सही ढंग से सही समय पर प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा तो वो विचार भी मर जाएंगे। और आज वही समय आ गया है, आज वही समय आ गया है। आज से 2600 साल पहले जो भगवान बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया था, जो बुद्धवादी विचारधारा दिखाई थी, उस विचारधारा पर चल करके हमारे बहुत सारे महापुरुष, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज, और इन सब के आधार परम पूज्य बाबा साहब ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। और दूसरे बाबा साहब ही मैं कहूंगा, मान्यवर काशीराम साहब को जब तक जिंदा रहे तब तक इस विचार को आगे बढ़ाते रहे। साथियों, आज जो हमारी लड़ाई है, मैं आपको बता दूं, ये राजनीति में जीतने हारने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। और कैसे ये विचारधारा की लड़ाई है, ये मैं आपको बताता हूं। आप एक बात बताइए कि हम परम पूज्य बाबा साहब के तरफ ही क्यों गए, और बाबा साहब के समकालीन ही ज्यादातर लोग जहां बैठे हुए हैं, उसी बिरादरी के बाबू जगजीवन राम, आप लोगों को पता है कितने बड़े बड़े दिग्गज पदों
लेकिन आज बाबू जगजीवन राम का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। मैं बता रहा हूं 4 आदमी यहां नहीं मिलेंगे जो बता दें बाबू जगजीवन राम कब जन्मे, कब जो है चले गए। लेकिन आज बाबा साहब के नाम की धूम मची हुई है। आज हम बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्या है बाबा साहब की विचारधारा में? तभी मैं कह रहा हूं साथियों, क्योंकि हम बाबा साहब की तरफ गए हैं और बाबा साहब ने वही विचार लेकर के आए जो 2600 साल पहले भगवान बुद्ध लेकर के आए थे। और इस पूरे देश में, इस पूरे विश्व में बुद्धम शरणम गच्छामि गूंजा करता था साथियों। तो आज की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक बात आप समझ लीजिए कि जहां हम विचारधारा में चूक करेंगे वहां हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा। और मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप बहुत समझदार हैं। जिन भगवान बुद्ध ने आज से 2600 साल पहले कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हमें बहुजन की नीतियों पर ही चलना चाहिए साथियों। चूंकि आज मान्यवर काशीराम साहब की जयंती का दिन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मान्यवर साहब के बारे में थोड़ा आपको बताऊं। एक लाइन में तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी इस बहुजन समाज को आगे बढ़ाने में लगा दी, पूरी जिंदगी। मान्यवर काशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब में रोपड़ जिले में हुआ था। पंजाब का ये इतिहास रहा है। पंजाब में आप देखेंगे कि पंजाब में बहुत ज्यादा ये जो मनवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था बहुत ज्यादा हावी नहीं रही है। वहां संतों गुरुओं की वाणी का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है, इसलिए वहां ये विचारधारा उतनी हावी नहीं थी। मान्यवर काशीराम साहब इसी विचारधारा में रैदसिया परिवार में पले बढ़े और पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स से किया और 1962 में आईएएस की परीक्षा को पास करके मान्यवर काशीराम साहब डीआरडीओ का नाम आपने सुना होगा, डीआरडीओ में अनुसंधान अधिकारी के रूप में काबिज हुए। डीआरडीओ में अनुसंधान अधिकारी मान्यवर काशीराम साहब बने। और उसी समय वहां एक ऐसी घटना घटी, आपने दीना भाना का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। वहां एक ऐसी घटना घटी और उस घटना के बाद मान्यवर काशीराम साहब का जो मन था, जो अंदर से उनकी जो दिल था, वो इतना परिवर्तित हुआ कि मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी नौकरी को छोड़ने का, अपनी नौकरी को त्याग पत्र देने का मन बना लिया। मान्यवर काशीराम साहब की मंगनी भी हो चुकी थी, एक कांग्रेस के विधायक थे, उनकी पुत्री के साथ उनकी मंगनी भी हो चुकी थी। तो उन्होंने एक पत्र लिखा अपनी मंगेतर को और उन्होंने कहा कि अब भाई हम तो अपना जीवन बहुजन समाज को देने वाले हैं, आप अपना देख लेना, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और एक पत्र अपनी मां के नाम में लिखा, एक पत्र अपनी मां के नाम में भी लिखा और उन्होंने कहा कि आज से मेरी मां, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बाप, केवल आप ही नहीं है, आज से ये पूरा बहुजन समाज मेरा परिवार है। आज से मैं व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार से नाता तोड़ता हूं और आज से मेरा जीवन केवल और केवल बहुजन समाज के उत्थान में लगेगा साथियों। तो आपको मैं बताऊं, मां तो मां होती है, मां बेचारी घबरा गई और घबराते हुए दौड़ती हुई चली आई जहां मान्यवर काशीराम साहब रहा करते थे पुणे में। काशीराम साहब को मनाने के लिए मां आई कि बेटा ये तू क्या कर रहा है। जब काशीराम साहब नहीं माने तो मां भी काशीराम साहब के साथ में वहीं रुक गई। महीनों रुकी मां और महीनों भर मां ने देखा कि काशीराम साहब परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा लिखा गया जो साहित्य था उसमें दिन और रात जुटे रहते थे, केवल बाबा साहब की किताबें पढ़ते रहते थे। जब हद हो गई तो मां ने पूछा कि बेटा इन किताबों में ऐसा क्या है कि तू दिन रात इन किताबों में लगा रहता है।
तो मैंने पूछ लिया कि बेटा इन किताबों में ऐसा क्या है कि तू दिन रात इन किताबों में लगा रहता है? तो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब इन किताबों में सत्ता की कुंजी को छोड़ करके गए हैं और मैं इस कुंजी को ढूंढने का काम कर रहा हूं। साथियों, ऐसे मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने अपने परिवार का मोह नहीं किया, बहुजन समाज के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, जो ना जीवन में झुके, ना बिके, ना रुके, बस आगे ही बढ़ते रहे। सबसे पहले महाराष्ट्र में परम पूज्य बाबा साहब के मिशन के साथ जुड़े, बाबा साहब की पार्टी में काम किया, लेकिन बाबा साहब की पार्टी में काम करते हुए उन्होंने पाया कि बाबा साहब के जो मिशनरी लोग हैं वो तो ज्यादातर बिक गए हैं। ज्यादातर बाबा साहब के मिशनरी लोग कहते थे कि बाबा साहब की शरण में हम रहे, हमें कुछ नहीं मिला, अब हम गांधी जी की शरण में जाएंगे तो हम मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे और पता नहीं सांसद क्या क्या बन जाएंगे। तो मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि मंत्री, विधायक और सांसद बनना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी परम पूज्य बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाना है। साथियों, बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब महाराष्ट्र को छोड़ करके उन्होंने पूरा देश का भ्रमण किया और देखा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें ब्राह्मणवाद सर चढ़ करके बोल रहा है, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश में ही डेरा डाला जाए। और मान्यवर काशीराम साहब ने अपने कर्म क्षेत्र को उत्तर प्रदेश को अपना कर्म क्षेत्र बनाया और उसके बाद की क्या स्थिति है आप सारी बातों को जान रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब 2003 से बहुत ज्यादा बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए, उनके शरीर में फालिज मार गई और 9 अक्टूबर 2006 को मान्यवर साहब हमारे बीच से विदा हो गए। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने विदा होते हुए जाते जाते भी अंतिम शब्द ये कहे थे कि मेरा अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से करना। हमारे मसीहा मान्यवर काशीराम साहब ने ये जाते जाते कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से करना, और जैसा मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे उसी तरीके से मान्यवर काशीराम साहब का अंतिम संस्कार किया गया। साथियों, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किए, हमारे मसीहा मान्यवर काशीराम साहब अंतिम समय में भी ये कह करके गए कि मेरा अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से करना, लेकिन हमारे समाज के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं और फिर भी मनवादियों की तरफ जा रहे हैं और वहां जूते खा रहे हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा? इन सिलसिलों को भी हमें रोकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा साथियों? और एक बात समझ लो कि मान्यवर काशीराम साहब ने तो हमें राजनीतिक धमक, जो राजनीतिक पहचान थी वो पहचान दी, और मैं निष्पक्ष रूप से कहना चाहता हूं कि राजनीति में जो परम पूज्य बाबा साहब नहीं कर पाए वो मान्यवर काशीराम साहब ने कर करके दिखा दिया साथियों। लेकिन मैं एक बात यह भी कहूंगा कि मान्यवर साहब कोई और नहीं थे, बाबा साहब के ही दूसरे रूप ही थे, कोई और नहीं थे, वो बाबा साहब के ही दूसरे रूप थे। लेकिन साथियों, अब हमारे बीच में ना कोई मान्यवर साहब है ना कोई बाबा साहब है, और आज हम 1989 पार्टी के लोग जो जानते होंगे उस स्थिति पर आ गए। हम 30 साल पीछे। अब हमें यह कारवां दोबारा से शुरू करना पड़ेगा साथियों। एक बात गांठ बांध कर लो, गांठ बांध लो। मैं कह रहा हूं कि आज के समय में हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा भारत देश है। और इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए क्या आप लोग मुझे बताइए, जो नौजवान साथी हैं, क्या परम पूज्य बाबा साहब का जो आंदोलन है और मान्यवर काशीराम साहब ने जो पूरा जीवन बहुजन समाज के उद्धार में लगा दिया, क्या उसको ऐसे ही जाने दें उस कुर्बानी को?
उस कुर्बानी को हम ऐसे नहीं जाया जाने देंगे साथियों। अब समय आ गया है, अब हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको मैं 4 गुना 8 गुना 10 गुना भी कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बहुजन समाज के बच्चे बच्चे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और बहुजन समाज के बच्चे बच्चे को मान्यवर काशीराम साहब की तरह काम करना पड़ेगा, मान्यवर काशीराम साहब की तरह काम करना पड़ेगा। मुझे पता है कि आज हमारे लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन मैं एक ऐसी बात आपको आज बताऊंगा, आपको लगेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आज के समय में अगर कोई समाज सबसे ज्यादा दुखी है, आज 15 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, आज के समय में अगर कोई समाज सबसे ज्यादा दुखी है तो वो ब्राह्मण समाज है। आज के समय में उसके बाद अगर कोई ज्यादा समाज दुखी है तो वो हमारा बहुजन समाज है, और उसके बाद अगर कोई दुखी है तो समाजवादी है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी पागलपंती वाली बात है, ब्राह्मण तो इतनी वर्चस्व के साथ आए हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप लोगों को एक बात नहीं पता है कि जो कुछ भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, बहुत सही के लिए होता है। कैसे साथियों, आप देखिए, मैं परसों की बात बता रहा हूं, जब ये सारा काम हुआ और फिर मैं जब सो रहा था तो मुझे सपने में ये आया कि गुरु चेले आपस में बात कर रहे थे। गुरु चेले कौन से आप जानते हैं? गुरु बोला, भाई चेला, जो काम 200 और 225 में हो सकता था उसके लिए 325 की क्या जरूरत थी भाई? जो काम 200 और 225 में हो सकता था उसके लिए 325 की क्या जरूरत थी भाई? अब ये 325 मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये समाजवादी और अम्बेडकरवादी अब एक हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश में मेरी दुकान को बंद करने का काम करेंगे साथियों। अब ये आप कुछ भी कह लीजिए, चाहे मजबूरी हो, चाहे वजूद की लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, जब वजूद की लड़ाई की बात आती है तो आदमी को कुछ भी करना पड़ता है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, चाहे समाजवादी हो चाहे अम्बेडकरवादी हो, दोनों के रास्ते चाहे अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही है, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही है। इसलिए ये ब्राह्मणवादियों की, मनवादियों की नींद उड़ी हुई है कि जितनी शक्ति से हमने 2017 को जीता और उतनी बुरी स्थिति से हम 2019 में हारने वाले हैं। उतनी ही बुरी स्थिति से 2019 में हारने वाले हैं। और मोदी जी को तो यहां से भागना पड़ेगा, बनारस से, मैं गारंटी कह रहा हूं। और एक बात और इस जनसभा में कह करके जा रहा हूं मैं, इस बात को आप देख लेना, अप्रैल 2018 में जो बात मैं कह रहा हूं उसकी नींव रखी जाएगी। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, राज्यसभा सांसद के चुनाव होंगे और उन चुनावों में बहुजनों की तरफ से कोई भी कैंडिडेट जा नहीं पाएगा, ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन समाजवादियों को अपना बड़ा दिल दिखाते हुए माननीय बहन जी को सांसद में भेजना पड़ेगा साथियों, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आज आपको। अप्रैल 2018 में माननीय बहन जी समाजवादियों के सहयोग से राज्यसभा में जाएंगी और इस गठबंधन का अप्रैल 2018 में नींव रखा जाएगा और 2019 में तो यहां क्या होगा आप देखिएगा।
सुनामी उनामी सब उड़ जाएंगे, वो तो सब बात की बात है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप लोगों ने देख लिया 11 तारीख को क्या हुआ, लेकिन आप लोगों ने यह भी देख लिया कि आजमगढ़ में 11 तारीख को क्या हुआ, यह भी तो देख लिया। वो आंधी आजमगढ़ में क्यों नहीं आ पाई, उसका कारण है क्योंकि आजमगढ़ के लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा पर चल करके, जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे बीच में जो हमारी बहन डॉक्टर इंदु चौधरी जी हैं, आपके समाज में गांव गांव में दिन भर में रात में जाग जाग करके आपके पूरे आजमगढ़ में 600 कैडर कैंप किए जा करके, और तब जा करके आप देख रहे हैं कि आजमगढ़ में ये आंधी फेल हो गई। आजमगढ़ में ये आंधी नहीं आ पाई, आजमगढ़ में ये आंधी इतने पे ही रही है, समझ रहे ना। सीधा सीधा उदाहरण है कि हम लोगों को मान्यवर काशीराम साहब की तर्ज पर काम करना पड़ेगा। जगह जगह गांव गांव अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करना पड़ेगा। हमारे समाज के लोग बहुत भोले भाले हैं, ये मनवादी चोर हैं, चालाक हैं, ये हमारे लोगों को फंसाने का काम करेंगे। लेकिन हमारे समाज के लोगों का ये दायित्व बनता है कि लोगों को एकजुट करके रखें, लोगों को संगठित करके रखें, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब की कहा करते थे कि जो संगठित जुल्म होता है उसको केवल संगठन से ही रोका जा सकता है। साथियों, आगे मेरा एक ही कहना है कि बहुजनों का अब है निर्देश, कि बहुजनों का अब है निर्देश, मिले बहन जी, और अब यही है। इसके अलावा हमारे वजूद को कोई बचा नहीं सकता है, और हमें अपने वजूद को बचाने के लिए करना ही पड़ेगा। इस बात को गांठ बांध लो। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी सफलता की कुंजी है, मान्यवर काशीराम साहब का बताया हुआ जो मार्ग है, मान्यवर काशीराम साहब का जो बताया हुआ राजनीतिक चेतना है, उस चेतना पर चल करके हम अपने समाज को मजबूत कर सकते हैं। साथियों, और अंत में जब आप लोगों को हारा सा महसूस होने लगे, आप लोगों को लगे कि हम आगे कैसे काम करेंगे, तो परम पूज्य बाबा साहब की तरफ देखना, बाबा साहब के जीवन संघर्ष को देखना, आपको बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा। बाबा साहब जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए बहुत काम किया, पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने परिवार की चिंता नहीं की, हमारी चिंता की, और हमें सुख मिला। साथियों, तो मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, तो बाबा साहब अकेले में जाकर के रोया करते थे, उनकी आंखों से आंसू आया करते थे। तो बाबा साहब के साथ जो उनके सहयोगी नानक चंद्र रत्तू रहते थे, उन्होंने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, जब आप अकेले में होते हैं तो आप रोते क्यों हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि नानक चंद्र रत्तू, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, ये फालतू के सवाल मुझसे मत किया कर। एक दिन का समय था कि बाबा साहब के सर में बड़ी पीड़ा थी, बाबा साहब के पैरों में बड़ी पीड़ा थी, और नानक चंद्र रत्तू बाबा साहब के सर को, बाबा साहब के पैरों को दबा रहे थे। और उसी समय नानक चंद्र रत्तू ने पूछ लिया कि बाबा साहब, आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि जब आप अकेले में होते हैं तो रोते क्यों हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों झरते हैं? बाबा साहब ने फिर कहा कि सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन नानक चंद्र रत्तू ने कहा, बाबा साहब, सारे लोग जानते हैं कि मैं आपके साथ रहता हूं, आपके जितने भी अनुयायी हैं वो कहेंगे कि नानक चंद्र रत्तू, तुझे हकीकत पता थी, तूने बताई नहीं। तो बाबा साहब, मुझे गुनहगार न बनाइए, मुझे बता दीजिए कि जब आप अकेले में होते तो आपकी आंखों से आंसू क्यों आते हैं? तो साथियों, उस समय परम पूज्य बाबा साहब ने
समाज के लोगों के लिए कहा था कि मैंने जीवन पर्यंत अपने समाज की सुरक्षा के लिए काम किया और अपनी समाज की सुरक्षा में एक तंबू खड़ा कर पाया। मैंने अपनी समाज की सुरक्षा में तंबू तो खड़ा कर दिया है, लेकिन आज इस तंबू का मैं अकेला बंबू हूं। आज जब मैं अपने समाज की तरफ पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मुझे एक भी नौजवान, एक भी व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आता है जो इस तंबू का बंबू बन सके। आज मेरे शरीर को बीमारियों ने घेर लिया है, मेरा शरीर आज जर्जर हो चुका है और ना जाने किस पल मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मेरे समाज के लोगों का क्या होगा, ये दबे कुचले लोगों की बात कौन करेगा, इनके आंसुओं को कौन पूछेगा। जब ये ख्याल मेरे मन में आता है तो नानक चंद्र तू मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। नानक चंद्र तू जब तूने इन बातों को सुन ही लिया है तो मेरे लोगों से जाकर के कहना कि मैं ये कारवां बड़ी मुश्किलों से, अनगिनत कठिनाइयों का सामना करने के बाद यहां तक लेकर के आया हूं। मेरे इस कारवे को किसी भी रूप में पीछे न जाने दें। मेरे अनुयायियों का यह कर्तव्य है कि यह कारवा हमेशा आगे बढ़ता रहे। साथियों, आज आप लोगों को यह प्रतिज्ञा लेनी होगी कि परम पूज्य बाबा साहब के कारवा को आज आप आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। और मान्यवर काशीराम साहब ने जो आपको पूरा जीवन दे दिया, उनके जीवन की लाज रखने का काम भी आप ही लोगों को करना पड़ेगा। और एक बात समझ लेना, वो समाज, वो कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है, कभी भी उस कौम को वाजिब अधिकार नहीं मिल सकते हैं जो समाज अपने महापुरुषों का, अपने मसीहाओं का सम्मान न कर सके। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोगों को परम पूज्य बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। और हमारे पास एकमात्र जो टेस्टेड और सक्सेस फॉर्मूला है और वो है माननीय काशीराम साहब का दिया हुआ जगह जगह जाकर के कैडर करके अपने समाज के लोगों को जगाना और उनको हकीकत से रूबरू कराना। ये काम भी समाज के लोगों को ही करना पड़ेगा। साथियों, आप सभी लोगों को करना पड़ेगा। आप सभी लोगों को ही मान्यवर काशीराम साहब बनना है, आप सभी लोगों को ही परम पूज्य बाबा साहब बनना है और आप सभी माताओं बहनों में से ही हमें बहन जी निकाल करके लानी है। इस बात को आप समझ लीजिए। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद प्रोफेसर साहब। वैसे अभी कमी नहीं महसूस होगी बाबा साहब, जो कभी कहे मजबूरी में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।